नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और जैसे हम आपके लिए रेगुलरली कुछ ऐसे विषयों पर डिस्कशन लाते हैं जिन पर बात करना वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है। और कानून से जुड़े ऐसे विशेषज्ञ भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं जब हम कानून की कोई बात करते हैं। और आज फिर से हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जब बात करने आ रहे हैं तो हमारे साथ एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जगत के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कानून और उनके रिफॉर्म्स को और लीगल रिफॉर्म्स को दे दी है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का। बातें बहुत होती है, लगातार होती है, सोसाइटी में भी होती है, कानून के गलियारों में भी होती है, पॉलिटिकल गलियारों में भी होती है कि अब वक्त आ गया है कि हमारे संविधान में भी कुछ जरूरी बदलाव किए जाए। और वो बदलाव होने से अगर लोगों की ताकतें बढ़ती है डेमोक्रेसी में, तो वो बदलाव होने चाहिए। उन सभी बातों पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी राजस्थान संवाद पर। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं। और जब देश को आजाद हुए संविधान को बने इतना ज्यादा वक्त हो गया है, तो अब एक बार वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर देश की जरूरतों के हिसाब से, डेमोक्रेसी की नीड्स के हिसाब से, क्या एक जरूरत नहीं आन पड़ी है कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं? धन्यवाद वरुण एवं राजस्थान संवाद। मैं देख रहा हूं कि राजस्थान संवाद राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी एक पैठ रखता है और उसके दर्शक और उसके श्रोता काफी बड़ी हजारों की संख्या में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं एक बार और राजस्थान संवाद के माध्यम से कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आपके साथ बात कर रहा हूं और हम बिल्कुल निश्चित रूप से और खुलकर अपनी राय रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो एक विधि का शिक्षक हूं और निरंतर मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी विधि में समय समय पर, चाहे वो संविधान हो या और विधियां हो, में जो भी बदलाव आते हैं या जो भी बदलाव जरूरी है, उनके बारे में अध्ययन करूं, शोध करूं और उनको समझकर और अपने छात्रों को, अपने मित्रों को आप जैसे चैनल के माध्यम से उनके बारे में जानकारी दूं। आपने आज बहुत बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न उठाया है कि संविधान में परिवर्तन किए जाएं, कुछ और जरूरी संशोधन किए जाएं, जिससे कि हमारा लोकतंत्र, हमारी चुनाव व्यवस्था, हमारी संपूर्ण गवर्नेंस वो मजबूत हो सके। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि changes in the constitution is a continuous process right from 1950 26th of January, when constitution was adopted formally and we became the Republic of India. तुरंत उसके बाद 1951 से पहला संविधान संशोधन आया और आज जब हम 2022 में हैं तो 100 से भी ज्यादा 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और कुछ संशोधन जैसे 42nd अमेंडमेंट, उसको तो अपने आप में एक संविधान कह सकते हैं। व्यापक संशोधन हुए हैं और सभी क्षेत्रों में हुए, चाहे वो हमारे मौलिक अधिकार हों, चाहे वो नीति निर्देशक सिद्धांत हो, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ना हो, चुनाव सुधार हो, और भी कई सारे क्षेत्र हैं, एरियाज हैं जिसमें संशोधन निरंतर हुए हैं। और मैं आपको यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। 1776 में, 1776 में देश आजाद हुआ और संविधान बना। 200 वर्षों से भी ज्यादा हो गए। केवल 26 अमेंडमेंट्स हुए हैं, मोर देन 200 ईयर्स में। और हमारे यहाँ 70 सालों में, 72 साल कह लीजिए आप, 72 सालों में 100 से भी ज्यादा संशोधन हुए हैं। ऐसा होता है। हमारे यहाँ एक प्रावधान है आर्टिकल 368, जिसमें संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया और अधिकार वो संसद को दिया गया है
और जब संसद संविधान में संशोधन करती है तो वो संसद नहीं होती है, वो संविधान सभा होती है। जिस संविधान सभा ने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो वही अधिकार एक्सरसाइज करती है और संविधान में उचित संशोधन करती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आज फिर हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता आ गई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, और जिस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे, कि क्या हम वोटर्स के अधिकार को, क्योंकि लोकतंत्र में वोटर सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है, आधार है, मैं कहूंगा वोटर इज द बेसिक, तो क्या उसको हम एक मौलिक अधिकार की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह, अभी हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू वोट नाम से कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है, लेकिन वो आर्टिकल 326 में है, जहां चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम उसे एक फंडामेंटल राइट, गारंटेड राइट के रूप में उसको एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान दें जिससे कि उसके उल्लंघन की संभावनाएं, उल्लंघन करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसी के साथ साथ ये जिस पिटीशन पर या ये जो डिमांड उठी है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसमें एक और भी बहुत जरूरी मुद्दा है, और वो ये है कि जब वोट दिया जाता है, एक बार वोट दे देता है कोई नागरिक, उसके बाद अगले 5 साल तक ऐसा लगता है कि अब वो इस जनतंत्र में जनता जो है मालिक रही ही नहीं, अब वो मालिक कोई और हो चुके हैं। 5 साल पूरे उनकी शक्तियां जैसे शून्य हो चुकी है, अब वो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे में जब हमारे देश में इतने सारे जागरूक नागरिक हैं जो जानकारी रखते हैं, जानते हैं, क्या उन तक भी कुछ पावर्स ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए? क्या वो भी कुछ ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखना, अपनी बात रखना, कुछ ऐसे कानून बनाने पर अपनी राय रखने के लिए सक्षम नहीं होने चाहिए? ऐसे कुछ चीजें भी उसमें मेंशन की गई है। और इसके लिए जरूरी ये भी है कि ये जो बदलाव हो उसमें फंडामेंटल प्रोविजंस जो बने जाएं, उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना रखा जाए। जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 368 में एक शब्द दिया गया है, नॉट विद स्टैंडिंग, और ऐसे कई डिसीजंस हुए हैं कोर्ट में जिसमें ये कहा गया है कि सब्जेक्ट टू जो वर्ड है वो नॉट विद स्टैंडिंग से भी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। तो क्या ये फंडामेंटल प्रोविजंस जो बने वो सब्जेक्ट टू हो, बाकी सारी चीजों से ज्यादा ऊपर ये रहे? क्या ये संभव है? क्या ये होना चाहिए? आपने जो प्रश्न उठाए हैं, दो प्रश्न आपने मुख्य रूप से इसमें उठाए हैं। एक तो ये कि जनता के पास वोट देने के बाद फिर अगला जब चुनाव आता है, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष में होता है, क्या अधिकार है? उसने वोट दिया, चुनाव प्रतिनिधि चुने गए, जिनकी संख्या मेजोरिटी थी उन्होंने सरकार बनाई, और अब वो ये मानने लग गए कि 5 साल तक तो हमें कोई हटा नहीं सकता, फिर 5 साल बाद जाएंगे तब फिर उनको लुभाएंगे वोटर्स को, और वादे करेंगे, मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में स्कूटी देंगे, ऐसे वादे करके फिर चुनाव जीत जाएंगे। और वोटर ये सब तमाशा देखता रहेगा और फिर चला जाएगा, जैसे कि हर बार चला जाता है। ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है, और इसका समाधान क्या है, इस बात पे हमको देखना है। तो मैं पहले इसी पक्ष को लेता हूं। मुझे याद आता है कि ब्रिटेन में, जिसको कि हम लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ मानते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ है विश्व में। तो वहां पर वहां के एक बहुत बड़े विधि शास्त्री हुए हैं, डाइसी, A.V. डाइसी। हम उनको पढ़ाते हैं हमारे LLM के छात्रों को। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। जनमत, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जनता है, और जनता अपना मत, अपनी ओपिनियन समय समय पर देती रहे, जागरूक रहे, जो भी व्यवस्था में, शासन में जो गलत चीजें आ रही है उनके बारे में वो आवाज उठाए। और हमारे यहाँ तो हम किसी भी मुद्दे को लेकर, ये भारत का ही संविधान है, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को, जहां व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अंदर, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से,
कि मुझे सरकार के इस निर्णय से आपत्ति है, इससे मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे। और सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं उस अपने आर्टिकल 32 के अधिकार का उपयोग करते हुए। ऐसा ही अधिकार हाई कोर्ट्स को भी है आर्टिकल 226 में। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को, पब्लिक को सामूहिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। आपने एक प्रश्न उठाया कि क्या वोटर वोट देने के बाद लाचार हो गया? मैं ऐसा नहीं मानता। और जैसा कि आपने कहा कि क्या उनको वापस बुला लिया जाए, क्या हम ये कह सकते हैं किसी प्रतिनिधि को या किसी दल के प्रतिनिधि को कि भाई तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सदस्यता नहीं रहोगे? ये नहीं हो सकता। जो उसका कार्यकाल संविधान में निर्धारित है, या तो वो अयोग्य हो जाए कानूनी रूप से, अन्यथा उसे राइट टू रिकॉल। आपको अगर याद होगा, उस समय आप छोटे रहे होंगे आयु में, जय नारायण व्यास, क्षमा करें, जय नारायण जी का जो आंदोलन चला था, जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन चला था, बहुत ही व्यापक स्तर पर चला था, पूरा देश हिल गया था। उस समय एक प्रश्न आया था कि जो हमारे प्रतिनिधि बेलगाम होते जा रहे हैं, गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं, उनको राइट टू रिकॉल किया जाए। संविधान में ये प्रावधान डाला जाए कि उनको एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा वापस बुला लिया जाएगा, इसके बाद हटा दिया अन्ना जाएगा। हजारे के आंदोलन में भी ये बात उठी थी। हाँ, अन्ना हजारे के आंदोलन में भी ये बात उठी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद, बहुत राय करने के बाद ऐसा माना गया कि अगर इस प्रकार का कोई प्रावधान आता है तो वो एक कैओस, एक अव्यवस्था स्थापित कर देगा और उसे कानूनी रूप से लागू करने में बहुत बड़ी कठिनाइयां आएगी। और फिर तो हम कंटिन्यूअसली इलेक्शन कराते जाएंगे, जिस बार जहां जिसको हटाया अब उसके बदले में दूसरे प्रतिनिधि का इलेक्शन करो। उदाहरण के लिए 540 सदस्य हैं और लोग कहते हैं कि 300 को हटा दो क्योंकि वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनको राइट टू रिकॉल में वापस बुला लो, फिर 300 के चुनाव कराओ। फिर 2 साल बाद जनता ने कहा नहीं, इनमें से 100 और गलत लोग आ गए, काम नहीं कर रहे हैं, फिर उनको हटाने की प्रक्रिया करो और फिर वापस नए चुनाव कराओ। तो ये व्यवहारिक नहीं है। अब प्रश्न आता है कि तो क्या हम सहन करते रहेंगे? मैं कहूंगा नहीं, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम कहते हैं अंग्रेजी में, द प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। हमें सतत जागरूक रहना पड़ेगा, संस्था के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से, न्यायालय के सहयोग से। हमें उन सारे जो गैर जिम्मेदाराना या भ्रष्टाचार या और जो भी प्रकार के मुद्दे हैं, उन पर हमें जागरूक होना पड़ेगा और वही लोकतंत्र को मजबूत करेगा, वही हमारी शासन व्यवस्था को, प्रतिनिधियों को कंपेल करेगा कि मुझे वापस जनता के सामने जाना है। अगर मैंने ठीक काम नहीं किया, और जनता ने किया है, प्रधानमंत्री तक हारे हैं। आप देखें, जनता जब नाराज हुई तो स्वर्गीय इंदिरा जी को भी हरा दिया आपातकाल के बाद। तो जनता सर्वोपरि है। और हाँ, ये बात है कि एक बार वोट देने के बाद उसके हाथ 5 साल के लिए बंद जाते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनको बुलाने के लिए वापस कोई व्यवस्था की जाए। संक्षेप में आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देता हूं कि संविधान में 368 हो, चाहे और भी कई प्रावधान है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजन, ऐसा भी लिखा गया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम कहते हैं कानून की भाषा में नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, अर्थात जो पहले कहा गया है उसको हटा दीजिए, उसको अमान्य करते हुए, उसको नहीं मानते हुए अब जो मैं कह रहा हूं, अब जो प्रावधान कह रहा है उसे माना जाएगा। फिर वापस और कह दिया, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन प्रोविजन बी, सी विल अप्लाई। दूसरा आपने कहा सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि दोनों में उस प्रावधान और इस प्रावधान को, प्रावधान बी और प्रावधान सी को एक दूसरे से जोड़ना है, एक दूसरे के साथ उसको अटैच करना है। नॉटविथस्टैंडिंग जो है, उसका मतलब है कि पहला प्रावधान सारहीन हो गया, उसका अर्थ नहीं रहा, नया प्रावधान लागू होगा। ये जो बातें हैं, एक विधि के विशेषज्ञ होने के नाते मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार के फ्रेजेस या इस प्रकार के शब्दों का उपयोग
न्यूनतम होना चाहिए। जबकि मैंने एक शोध किया, हमारे संविधान में नॉट विद स्टैंडिंग को 109 बार उपयोग किया गया है, क्योंकि बड़ा संविधान है, 400 के करीब प्रावधान है, 395, लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं मानता। ये हमारे जो संविधान की संरचना हुई है उसका एक मैं इसको कमी मानता हूं, और इसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक आपने कहा कि हम ऐसे प्रावधान डाल दें जो सबसे ऊपर रहेंगे और उनको कोई नहीं छेड़ सकता, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, हमें संविधान और उसकी संविधान की आत्मा को समझना होगा। कोई भी अधिकार, चाहे वो वोट का अधिकार हो, चाहे वो बोलने की आजादी हो, चाहे वो और भी कोई अधिकार है, वो संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। उसको हम सीमित दायरे में दे सकते हैं, उसके पीछे हमको कुछ अपवाद भी देना पड़ेगा। जैसे आपने अभी कहा कि राइट टू वोट शुड बी गारंटेड, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इसके लिए एक प्रावधान अगर हम मौलिक अधिकारों में कर दें, एक नया आर्टिकल, जो कि हमारा आर्टिकल 19 है, 19 में ही चाहे तो एक बार जोड़ दें, 19F-G-H कर दें, 19H कर दें, लेकिन उस पर भी कुछ सीमाएं लागू होगी कि व्यक्ति उसके लिए योग्य होना चाहिए। ये अधिकार अभी 18 वर्ष तक के से ऊपर के व्यक्ति को है, तो कोई 17 वर्ष का व्यक्ति आके बालक कहता है कि मुझे भी जोड़ दो क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है, उसमें लिखा हुआ है कि राइट टू वोट इज गारंटेड। ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 326 में वोट देने का अधिकार एक सुनिश्चित किया गया है। पहले 21 वर्ष की आयु थी, 61st अमेंडमेंट में उसको 18 वर्ष की गई, और ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था, और वो भी दल बदल कानून लाए थे 10th शेड्यूल में, वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने युवाओं को ताकत दी, और वो बहुत बहुत जबरदस्त मेजोरिटी से जीते इस संशोधन के बाद, क्योंकि उन्होंने 18 वर्ष के युवाओं को वोट का अधिकार दे दिया। तो ये बातें हमें संविधान के संदर्भ में समझनी होगी कि कौन से संशोधन हम कर सकते हैं और उन संशोधन की सीमाएं क्या होगी। जाहिर तौर पर, लेकिन जो फंडामेंटल प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं उसमें अभी तक हमने जो बात की उससे इतर और एक बात है कि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, आप देखते हैं हर कॉलोनी में, हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर दूसरी सामाजिक सारी बातों तक, जो कानून बन रहे हैं, जो कुछ घट रहा है, जो क्राइम हो रहा है, जिस तरह से पॉलिटी चल रही है, उन सारी बातों में बेहद जागरूक रहते हैं। क्या जो फंडामेंटल प्रोविजंस को लेकर या ऐसे कुछ लॉज जो सीधा जनता से जुड़े हैं उनको लेकर अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि एमएलएज और एमपी के अलावा वो जागरूक लोग भी एक पार्ट बने और रिप्रेजेंटेशन एमएलएज एमपी के अलावा कुछ जागरूक लोगों का भी आए, जिससे कि उनका एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी बने कि हमारे अलावा और भी जागरूक लोग हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जनता का और ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। क्या इस तरीके का भी प्रोविजन होना चाहिए? और ये जो फंडामेंटल प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ आना चाहिए जिस तरह से अभी डिमांड उठ रही है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि ऐसा ऑलरेडी है। शायद हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो। जब भी कोई कानून बनता है और संवैधानिक संशोधन भी होते हैं तो एक प्रक्रिया है उसकी। उस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा ये है कि वो जो बिल होता है, ड्राफ्ट होता है, जो जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसको जनता के समक्ष रखा जाता है। संसद की समिति होती है, वो आपको अवसर देती है, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आते हैं कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, ये संशोधन करने जा रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आकर या लेख अपने पत्र के द्वारा या अपने सुझाव देना चाहता है वो दे सकता है। मैंने स्वयं ने, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया था और जिसपे एक संसदीय कमेटी बनी थी, और हमारे पाली के सांसद पीपी चौधरी जी, एडवोकेट जो भी रहे हैं, वो उसके सदस्य थे। हैदराबाद में उन्होंने एक मीटिंग की, 16 एमपीज आए थे, वो कमेटी थी। मुझे भी आमंत्रित किया कि आप विधि के विशेषज्ञ हैं, तो आप बताइए कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं क्या।
अभी जो हम विधानसभा कब हो रही है, राजस्थान के कब होंगे, गोवा के अलग होंगे, संसद के अलग होंगे, और पूरे 5 वर्षों तक हम चुनाव के मोड में ही रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये बहुत अच्छा सुझाव है कि भाई एक साथ करा सकते हैं क्या। पहले तो होते ही थे, 1952 जाहिर तौर पर इस बात 57 को मैं पूरी सब तरह से साथ ही हुए थे। इस तो बात को मैं पूरी तरह तो से मानता उसमें हूं। उसमें मैंने भी अपने अपने विचार रखे, और सुझाव दूसरे देने देशों में क्या हो रहा सुझाव देने भर के लिए तो वो जनता से पूछते हैं और जनता से पूछा जाता है, सुझाव दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ बात सुझाव भर की नहीं की जा रही, यहाँ बात है। की जा अच्छा। रही है कि अगर जो कानून बनता है तो जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में वोट्स जाते हैं और वो कानून बन रहा है, तो सीधा जनता से जुड़े या प्रोविजंस, फंडामेंटल प्रोविजन से जुड़े जब कानून बने तो उसमें भागीदारी, पूरी तरह से भागीदारी जो है, पार्टिसिपेशन जो है वो रहे उन जागरूक लोगों का भी, जो एमपीज और एमएलए के अलावा जागरूक लोग हैं। यहाँ महज मैं सुझाव के आपकी लेवल पर आप नहीं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, और आप जो कहना चाहते हैं और जो आपका एक कंसर्न है उसको भी मैं समझ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलती है। हमको अधिकार दिया जाता है, और वो अधिकार हम 5 वर्षों में उसको एक्सरसाइज करते हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा, कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुने, और फिर वो प्रतिनिधि जिनकी सरकार, जिनकी ज्यादा संख्या होती है, वो सरकार बनाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, पूरे विश्व में यही प्रक्रिया है। जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ तानाशाही है या और कोई व्यवस्था है, मैं उनकी बात नहीं करता। अब आप जो कह रहे हैं कि प्रतिनिधि जो जागरूक है वो सीधे वोट डाले, या सीधे वो अपना मत तो दे सकते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने भी अपना मत दिया, और हजारों लोगों ने दिया होगा। हमारे मत का महत्व है, आप ऐसा मत मानिए। अगर वरुण बंसाली ने कोई बात कही है और उस बात में वजन है, तो सांसद वो जो जो कानून बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपके मत को मानेंगे। और ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने अपने मत दिए, कमियां बताई कानून में। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार का कानून बन रहा था। लोगों ने बहुत लेख लिखे, हमने भी लिखे हमारे आईओजीए के माध्यम से, कि भाई इसमें ये कमियां हैं, इस कानून को इस रूप में आप मत बनाइए। नहीं बना वो, सरकार ने वो कानून का प्रस्ताव वापस ले लिया और कहा कि हम जो हमारे सुझाव आए हैं हमारे पास, उसके अनुसार हम नया प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो लोकतंत्र में मेरा ये मानना है, और सभी का ये मानना है, कि जनता जागरूक रहे और भागीदारी निभाए। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय, पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, ये अधिकार दे दिया वोटर्स को कि आप चाहें तो वहां जाएं वोट देने, और नोटा, मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको लगता है चारों ही काम के नहीं है, चारों के पर आपराधिक मुकदमे हैं, चारों की जो है वो उचित नहीं है, योग्य नहीं है, तो आप लिख के आ जाए वहां पे, मुझे कोई पसंद नहीं है, वो भी काउंट होगा, वो भी एक वोट की तरह काउंट होगा। तो ये अधिकार भी जनता को है कि आप अपने प्रति आप वोट दें, और वोट देते समय ये कह दें कि मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, मैं किसी के पक्ष में नहीं दे रहा हूं। तो ये भी अधिकार अब हमारा अधिकार हो गया है। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं आज आपके सामने, कि हम सभी लोग, हम अपने वोट देने के अधिकार की बात तो कर रहे हैं कि इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाए या गारंटी दे दी जाए। एक व्यवस्था है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कि वोटर लिस्ट समय समय पर बनती है, संशोधन होता है, और आपको अवसर दिया जाता है कि आप जाके चेक करें फ्री में कि आपका नाम है या नहीं है, आपका एड्रेस सही है या नहीं है। वो सारी व्यवस्था है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज भी 50-60% से ज्यादा लोग वोट देने नहीं जाते। अगर 60% से ऊपर चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत भारी मतदान हुआ। मतलब आज भी 50% के करीब जनता, चाहे कोई कारण रहा होगा, वो वोट देना जाते जाते ही नहीं है। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं कि आज संडे है, आज तो आराम करेंगे, आज वोट का दिन है, आज छुट्टी है ऑफिस की, क्योंकि वोटिंग डे इज ए हॉलीडे, कंपलसरी हॉलीडे, तो चलो आज पिकनिक पे चलेंगे। अरे भाई, आपको अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, आप पहले वोट देकर आइए। और ऐसे भी जागरूक मतदाता हैं, आपने देखा होगा, आप न्यूज में भी आता है, 110 साल की लेडी है या वृद्ध व्यक्ति हैं,
बच्चे के पोते के कंधे पर जाके अपना वोट देकर आते हैं। दुल्हन ने शादी की और सबसे पहले जाकर वोट देकर आती है, अगर उस दिन वोट का दिन है तो। ऐसे भी जागरूक लोग हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, हम संशोधन भी करें, उचित परिवर्तन भी करें, लेकिन हम एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बने। जो अधिकार हमको दिया गया है, वोट का अधिकार हमारा है और इसे कोई ले नहीं सकता। आज भी 326 आर्टिकल में ये अधिकार हमको दिया गया है। 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी व्यक्ति दे सकते हैं, जब तक कि कोई उनके डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए, उनके ऊपर मुकदमा कोई आपराधिक प्रमाणित नहीं हो गया। तो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की भी योग्यता चुनाव कानूनों में दी गई है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन आवश्यकता, मेरा ये मानना है, मेरा ये मत है कि हम सुधार भी करें। संविधान में ऐसी बात नहीं, हमको सुधार भी करने हैं और मैं उस बात से भी आपसे सहमत हूं कि फंडामेंटल राइट या गारंटेड राइट के रूप में उसको दिया जाए और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। लेकिन सबसे पहले मेरा ये मानना है कि हम स्वयं तो जिम्मेदार बने। हम जानते हैं कि व्यक्ति का चरित्र आपराधिक है, फिर भी हम उसको चुनकर भेजते हैं, तो जिम्मेदार हम हुए ना भाई। लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जिसको अधिक वोट मिलते हैं। और ये कहने के साथ साथ मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है। 100, अब आप समझ लीजिए 135 करोड़ जनता है, जहाँ गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी जब से हम आजाद हुए, हमने लोकतंत्र को, कभी एक छोटा सा काल आया था आपातकाल का, हमारे यहाँ समय पर चुनाव होते हैं और भारतीय चुनाव आयोग को पूरा विश्व की सभी देश भारतीय चुनाव आयोग को एक बहुत सशक्त मानते हैं। कुछ कुछ कमियां यहाँ पर भी है, कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं होती है, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, बहुत सारी कमियां हैं, आज समय नहीं है उनके बारे में चर्चा करने का। लेकिन उन सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ है और इसको और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ संशोधन भी किए जाएं, जैसा कि हमने आज चर्चा की, और जनता स्वयं और अधिक जिम्मेदार और जागरूक बने, तब हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदारी और अधिक बढ़ेगी। तो इस पूरी डिस्कशन में मेरे साथ रहे प्रोफेसर डॉक्टर M.K. भंडारी, जो कि विधि के विशेषज्ञ हैं, और साफ तौर पर आज जो चर्चा हुई उसमें ये बात क्लियरली सामने आई कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बहुत ही समृद्ध और बहुत ही बड़ा संविधान है। इसमें आज तक बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती आई है, लेकिन अब जरूरत संविधान में संशोधन की भी है, तो दूसरी तरफ जरूरत लोगों को, जनता को भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने की है, जनता को भी और ज्यादा जागरूक होने की है। और जब दोनों चीजें और तरीके से सही होगी तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा और विकास और भी निरंतरता से होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। थैंक यू वरुण। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।